Good morning, everybody. How are you? Welcome to this class. Today we are going to learn some proposition. Do you know what is the proposition? Proposition words which refers the position of something, which refers or identify the position of any noun. Okay? Proposition उनको कहते हैं जो किसी नाउन की स्थिति को बताते हैं. प्रीपोजिशन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति. ठीक है. तो इनके बिना आपकी इंग्लिश अधूरी है स्पीकिंग, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को जब तक प्रॉपर प्लेस पर फिट नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रोपोजिशन सीखने का कोई मतलब नहीं है ना. तब तक वो आपका सेंटेंस क्लियर होगा ही नहीं, है ना. कौन व्यक्ति कहाँ है, कमरे में है, छत पे है, कमरे के अंदर गतिमान स्थिति में है, या दीवार के पास है, अंदर साइड है, बाहर साइड है, ये सब स्थितियाँ प्रपोजिशन ही कहलाती हैं. ठीक है. हालांकि प्रपोजिशन कोई नए नहीं है, फिर भी देख लेते हैं. देखिए सबसे पहले आता है यहाँ पे टू. टू के मतलब वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पर कोई वर्ब प्रयोग होती है, जहाँ पे जैसे गिव आता है. क्या आता है? गिव. जहाँ पे आता है देना. क्या आता है? गिव. या मान लीजिए हम कहते हैं जहाँ पे कोई जाने वाली स्थिति आती है. क्या होता है? जाना. तो देखो देना या जाना. जैसे कि मैंने कहा आई गिव मनी टू माई फादर. जैसे मैंने कहा आई गिव मनी टू माई फादर, तो देने वाली स्थिति आ गई, तो यहाँ पे हम टू का प्रयोग करते हैं. ठीक है. नंबर 2, वहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट. आई एम गोइंग टू मार्केट. ठीक. यहाँ भी हम टू का प्रयोग कर लेते हैं. तो टू, वैसे तो टू का प्रयोग बहुत सारी जगह करते हैं और भी, पर जनरली टू का प्रयोग हम ऐसे करते हैं. उसके बाद भी दो वर्ब को जोड़ने के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं. जैसे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा आई वॉन्ट टू टॉक टू यू. ठीक है. तो यहाँ भी हम टू का प्रयोग कर लेते हैं. तो टू एक कनेक्टर भी है, कंजंक्शन भी है, और हम इसे एज ए प्रपोजिशन भी यूज़ कर लेते हैं. जैसे हमने कहा कि जैसे पैसे देने के लिए आई गिव मनी टू माई फादर. ठीक है. उसके बाद आई एम गोइंग टू मार्केट, गति की अवस्था में, दिशा की अवस्था में या स्थान के लिए जाने के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं. साथ ही दो वर्ब को आपस में जोड़ने के लिए भी टू का प्रयोग करते हैं. बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, टू तो काफ़ी इजी होता है. ठीक है. आप बिना सीखे भी टू का प्रयोग कर लेते हैं. ठीक है. फिर आता है फ्रॉम. फ्रॉम का जो जनरली जो मतलब होता है, एक तो वो होता है जैसे किसी से कोई चीज़ लेना. क्या होता है? लेना. वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे. और दूसरा फ्रॉम का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे स्थान की बात होती है ना. और फ्रॉम का मतलब ये होता है से. अभी आप तीनों चीज़ें समझेंगे कि कैसे, है ना. सबसे पहले हम देख लेते हैं लेना. ठीक है. लेना देख लेते हैं सबसे पहले कि कैसे. तो लेना का प्रयोग देखो, जैसे मैंने दोस्त से मोबाइल लिया तो क्या हो जाएगा? आई टुक मतलब लिया. आई टुक अ मोबाइल फ्रॉम माई फ्रेंड. आई टुक अ मोबाइल फ्रॉम माई फ्रेंड. मैंने दोस्त से एक मोबाइल लिया. मैंने पापा से कुछ पैसे लिए. आई टुक सम मनी फ्रॉम माई फादर. आई टुक सम मनी फ्रॉम माई फादर मतलब किसी से लेना. लेना तो जो टेक आ गया अपना लेना, तो यहाँ पे अपने फ्रॉम का प्रयोग कर दिया. ठीक है. अक्सर देखा होगा जब आप फ़ोन पे बात करते हैं किसी से, तो वो पूछते हो कहा भैया कहाँ से बोल रहे हैं, है ना. तो वो बोल देता भैया हम घर से बोल रहे हैं, जबलपुर से, भोपाल से, गाडरवारा से. ठीक है. तो आप बोल देते हो, या आप बोल देते हो और भैया कहाँ से आ रहे हैं. ट्रेन में कोई मिल जाता है तो जनरली बातचीत होती है कि कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है. तो सामने वाला बोल देता है आई एम कमिंग फ्रॉम. आई एम कमिंग फ्रॉम. अब वो जहाँ से भी आ रहा है, मान लो इटारसी से आ रहा है. आई एम कमिंग फ्रॉम इटारसी. उसने कहा मैं इटारसी से आ रहा हूँ. आई एम कमिंग फ्रॉम भोपाल. भोपाल से आ रहा हूँ. तो स्थान के लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं. ठीक है. और आपने देखा होगा कि फ्रॉम का प्रयोग हम वहाँ भी करते हैं जब कोई हमें से बताना होता है. जैसे इतने बजे से इतने बजे तक बोलते हैं ना, कि जैसे कि भाई फिल्म कब तक चलेगी, तो आपने कहा फ्रॉम 9 o'clock टू 12 o'clock. 9 से 12 चलती है. 3 घंटे की. अब तो फिल्में छोटी भी आती हैं,
3 घंटे भी काटना मुश्किल हो जाता है, छोटी छोटी आने लगी। उनको पता है कि लोग 3 घंटे नहीं झेल पाएंगे, तो छोटी फिल्में आने लगी, ठीक है। फ्रॉम 9 o'clock टू 12 o'clock, फ्रॉम 8 o'clock टू 10 o'clock, कुछ भी, फ्रॉम कब से कब तक खेलते हो भाई, फ्रॉम 7 o'clock टू 8 o'clock, 9 o'clock। तो इस प्रकार से फ्रॉम का प्रयोग भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें। विथ का प्रयोग आपको पता है क्या होता है। विथ का प्रयोग हम करते हैं साथ के सेंस में, है ना, साथ। और विथ का एक और मतलब होता है से, या कहते हैं के द्वारा या द्वारा, ठीक है। विथ का प्रयोग साथ, से या द्वारा, 3 प्रकार से करते हैं। अब देखो कैसे, तो जनरली देखो, मैं आपसे पूछूं आप किसके साथ हैं, तो आप कहेंगे सर, आप किसके साथ हैं, तो आप कहेंगे सर आई एम, आप कहेंगे सर आई एम विथ माई फ्रेंड, आई एम विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, ये तो साथ हो गया। आई एम विथ फैमिली, मैं पूरे परिवार के साथ हूँ, ठीक है। आई एम विथ माई लगेज, मैं अपने सामान के साथ हूँ, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके साथ ही विथ का प्रयोग दूसरा क्या बताया हमने, से। ऐसे कैसे से होता है, जैसे कि हमने कहा से या के द्वारा, जैसे कि सी या ही कर लो, ही कट्स वेजिटेबल विथ नाइफ, मतलब वह नाइफ मतलब चाकू, मतलब वह चाकू से सब्जी काटता है, छुरी से या चाकू से सब्जी काटता है। तो जब भी कहीं कोई हम बात करें कि उपकरण या औजार कहें इसे, औजार या हथियार, नहीं, यही तो बात है। कंपटीशन एग्ज़ाम में यही तो खेल हो जाता है ना, क्योंकि फ्रॉम लगा देते हैं और सब वो काट के फेंक देता है, गलत है, कभी मत कर देना। ये चीज़ छोटी छोटी हैं। जब कभी भी कोई भी काम किसी औजार से होगा, किसी उपकरण से होगा, किसी हथियार से होगा, तो वहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे। किसी को बंदूक से मारोगे तो बाय गन नहीं आएगा, विथ गन होगा। आप सोचोगे यार विथ का मतलब तो साथ होता है सर, ये कैसी बात हो गई कि इसका मतलब आदमी के साथ साथ बंदूक भी मर गई क्या। अपन बोल देते हैं ही वॉज किल्ड, बाय गन नहीं होगा, विथ गन होगा, ठीक है। ही वॉज किल्ड विथ गन, ठीक है। जैसे कि सी कट्स वेजिटेबल विथ नाइफ, ऐसा होगा, ठीक है। यू राइट विथ पेन, ऐसा नहीं होगा कि यू राइट बाय पेन, यू राइट विथ पेन आएगा, ठीक है। क्योंकि हम फ्रॉम नहीं लग सकते, यू राइट फ्रॉम पेन, पेन से लिखो, यही तो गलतियाँ हो जाती हैं। हो सकता है आप बाय मिस्टेक ये लिख दो कि यू राइट फ्रॉम पेन, यू राइट बाय पेन, दोनों ही गलत हैं। यू राइट विथ पेन, पेन से लिखो, ठीक है। तो ये जब भी कोई, तो इसलिए क्या होगा, ही कट्स वेजिटेबल विथ नाइफ, वह है चाकू से। तो बात बराबर है, से भी कर सकते हैं और चाकू के द्वारा सब्जी काटता है तब भी वही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अपन और भी पढ़ लेंगे बाद में। अब होता है बाय, ठीक है। बाय का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे होता है द्वारा, क्या होता है, जहाँ पे होता है द्वारा, के द्वारा, ठीक है। और होता है पास भी होता है, ठीक है। जैसे कि अब दोनों चीज़ देख लेते हैं कि सर ये बाय और पास ये क्या लफड़ा है, ठीक है। जैसे कि जब यात्रा करते हैं आप, तो आप बाय करते हैं वहाँ पे। जैसे कि आपने कहा कि मैंने पूछा कैसे आते हो, तो आपने कहा सर आई कम बाय ट्रेन, सर मैं ट्रेन से आता हूँ। आई कम बाय बस, आई कम बाय बाइक, सर मैं बाइक से आता हूँ। आप ये कर सकते हो, आई कम बाय बाइक। तो बाय का प्रयोग द्वारा के लिए करते हैं। आई कम बाय बाइसिकल, आई कम ऑन फुट, अब पैदल पलटन हो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आई कम बाय ट्रेन, आई कम बाय बस, ठीक है। अब बाय का दूसरा प्रयोग कहाँ होता है, मैंने बोला पास के सेंस में। जैसे मैंने कहा पेड़ के पास खड़े हो जाओ, स्टैंड बाय द ट्री, क्या हो जाएगा, स्टैंड बाय द ट्री। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ के, ठीक है, पेड़ से खड़े हो जाओ, पेड़ के पास खड़े हो जाओ। मैंने क्या बताया, बाय का दूसरा प्रयोग क्या होता है, पास। जैसे कि ही कम बाय टेम्पल, वह है मंदिर के पास से आता है, ही कम्स बाय टेम्पल। अब आप सोचोगे
मंदिर के पास से आता है वो, समझ में, ही कम्स बाय टेम्पल, ठीक है। आप झंडा चौक से होके आते हैं तो मैं क्या बोलूँगा, यू कम बाय झंडा चौक, ठीक है। तो ही कम्स बाय टेम्पल, वह मंदिर से आता है। हालांकि किसी जगह से घूम के आने में थोड़ा सा एक और शब्द सुना होगा आपने, वाया होता है, उसको बोलते हैं वाया। ट्रेन में आपने ये शब्द सुना होगा, वाया इटारसी, वाया भोपाल। जैसे कि दिल्ली, जैसे कि हमने कहा जबलपुर टू दिल्ली वाया भोपाल, जबलपुर टू दिल्ली, है ना, वाया कोई भी स्टेशन ले लो जहाँ से वो होके जाती, जहाँ से टर्निंग होती गाड़ी की, तो वाया शब्द प्रयोग होता है। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे आप मंदिर के पास से निकल गए, आप कोई रास्ता चेंज नहीं कर रहे, यू, जैसे आपसे मैंने बोला कि स्टैंड बाय द बॉल, दीवार के पास खड़े हो जाओ। मैं ये नहीं बोलूँगा स्टैंड नियर द बॉल, बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता, पर करेक्ट यही है, स्टैंड बाय द, ठीक है, स्टैंड बाय द ट्री, स्टैंड बाय द टेबल, ये भी बोल सकते हो, स्टैंड बाय द टेबल, टेबल के पास खड़े होना है, मतलब स्टैंड बाय द वॉल, दीवार के पास खड़े होना है आपको, ठीक है। तो ये अपन ने करा बाय का प्रयोग। अब आता है आपके सामने एट, ठीक, क्या आता है, एट। एट का प्रयोग जनरली होता है पर, क्या होता है एट का प्रयोग, पर। एट का प्रयोग होता है पर, छोटी जगह के लिए। यस, उसमें बिसाइड आएगा, अगर बाजू में खड़े होना है तो, वो पास खड़े होना है तो बाय ही आएगा, स्टैंड बाय सोनू, है ना, ये हो जाएगा। और नहीं तो अगर आप बता सकते हो तो ये बोलो स्टैंड बिसाइड सोनू, स्टैंड बिहाइंड सोनू, स्टैंड बिफोर सोनू, सोनू के पीछे, सोनू के आगे, सोनू के बगल में, सोनू के ऊपर, जैसा करना चाहो, है ना। एट, तो क्या हो जाएगा, एट का मतलब होता है पर, लेकिन कहाँ, छोटी जगह के लिए, क्या होता है, छोटी जगह है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। और दूसरा एट का प्रयोग तो आपको पता है, समय के लिए होता ही होता है, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, खूब होता है ना समय के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छोटी जगह के लिए एट का प्रयोग अब कैसे। जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि मैं गाड़ावाड़ा में रहता हूं, तो क्या बोलोगे आप, बताओ। मैं गाडरवाड़ा में रहता हूँ, अपने शहर का नाम ही लें अपन, तो बताओ मैं गाडरवाड़ा में रहता हूँ, तो क्या बोलोगे भाई, क्या, आई लिव एट, अच्छा बहुत से बच्चे इन लगाते हैं ना, आई लिव इन गाडरवाड़ा, गलत है। अच्छा चलो ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा मैं गांव में रहता हूँ, तो क्या होगा, बताओ, आई लिव इन विलेज। अच्छा, और मैं कहूँ कि मैं गांव में किसी गांव का नाम बता दो आसपास के, मैं उसमें रहता हूँ, मान लीजिए कोई कौड़िया गांव ले लो, है ना, तो क्या हो जाएगा, आई लिव एट कौड़िया। अब आपके सामने बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो गया। अब देखो मैंने कहा मैं जबलपुर में रहता हूँ, आई लिव इन जबलपुर, और मैंने ये कह दिया कि मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहता हूँ, आई लिव एट जबलपुर इन एमपी। अब आपके सामने कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न हो गया कि ये क्या हो गया। सर कह रहे थे छोटी जगह के लिए एट का प्रयोग होता है, और यहाँ तो छोटी जगह में इन लगा दिया, विलेज तो सबसे छोटी जगह है। देखिए गाडरवाड़ा छोटी जगह है, एक छोटा शहर है, इसमें एट लगेगा क्योंकि ये पर्टिकुलर, ये प्रॉपर नाउन है। गाडरवाड़ा एक शहर का नाम है, हो सकता है गाडरवाड़ा दूसरा ना हो, ये यूनिक होता है, हो सकता है पर यूनिक होता है। मेरा नाम, आपका नाम यूनिक है, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो वो पर्टिकुलर है। तो गाडरवाड़ा यूनिक है, इसलिए उसमें एट लगेगा। दूसरी चीज़ विलेज, विलेज यूनिक नहीं होता, गांव, कौन सा गांव, कोई भी गांव हो सकता है, नाम नहीं है ना, नाम रहेगा तो एट लगेगा, और नाम नहीं रहेगा तो इन लगेगा, नंबर 1। दूसरी बात, अब देखो नाम है तो एट लगा, और नाम नहीं है तो इन लगा। अब सवाल ये उठता है कि जबलपुर भी तो नाम है, फिर इसमें इन क्यों लगा, क्योंकि ये महानगर है, ये महानगर है, बड़ा है ये, वो जो आइडेंटिफाइड है पहले से कि महानगर है, तो जो बड़ा महानगर रहेगा उसमें क्या लगेगा, इन। अब फिर एक दिक्कत कि ये भी तो महानगर है, फिर यहाँ क्यों एट लगा दिया भाई, क्योंकि एमपी के अंदर है गाडरवाड़ा, सॉरी ये तो महानगर तो है ही है, यहाँ ये महानगर है, यहाँ भी महानगर ही है, लेकिन चूंकि 2 बार इन का प्रयोग भी नहीं करेंगे, 2 बार एट का प्रयोग भी नहीं करेंगे, तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर
एट का प्रयोग होगा, चूंकि इसके अंदर आ रही दोनों चीज़ें इसलिए यहाँ पे इनका प्रयोग होगा। एमपी बड़ा है, और अगर इंडिया होता तो फिर ऐसा होता कि आई लिव एट एमपी इन इंडिया, तो फिर और बड़ा हो जाता, मतलब छोटे के साथ एट और बड़े के साथ इन, इतनी सी कुल बात है। दूसरा, एट का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे समय की बात होती है। क्या होती? समय की बात। जैसे कि आई गेट अप, कितने बजे उठते हो तुम? आई गेट अप 8 o'clock, जो भी समय हो आपका, आई गेट अप 8 o'clock, आई गेट अप एट 8 o'clock, एट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। जैसे कि ट्रेन कितने बजे है, तो मैं बोलूँगा द ट्रेन इज एट 9 o'clock। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो ट्रेन है वो कितने बजे है? 9 बजे। तो ऐसे समय के लिए एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, समय बताने के लिए। एट 5 o'clock, ठीक है। चलो, तो एट का प्रयोग हम समय बताने के लिए करते हैं, और एट का पहला प्रयोग तो हमने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ें। चलो, अब होता है ऑन टू। ऑन टू क्या होता है? ये कुछ नया सा लग रहा है आपको? ऑन टू, देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा ऑन। क्या पढ़ा होगा? ऑन। आपने पढ़ा होगा ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है? पर। और ऑन टू सामने लिखा है, इसका मतलब भी क्या होता है? पर। दोनों का मतलब पर होता है। अब अंतर क्या है दोनों का? दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो अंतर क्या है, तो हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऑन और ऑन टू में अंतर समझ लेते हैं सबसे पहले अपन। क्या अंतर है? तो देखो, ऑन, अगर कोई चीज़, मान लो ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति है? ऑन, क्योंकि इस पर रखी हुई है। लेकिन मान लीजिए कोई दो सतह हैं, मान लो एक ऐसी सतह है, ऐसा कुछ, और मान लो ये वस्तु यहाँ है, यहाँ से जंप करके यहाँ चली जाए, और यहाँ से जंप करके यहाँ चली जाए, तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे? ऑन टू, ठीक है, क्योंकि ऑन ऊपर वाली स्थिति को बोलेंगे। देखो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम जब कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ से हमारा काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमें सब एक जैसा लगता है। क्या करें, गरीब आदमी हैं पढ़ाई के मामले में, मतलब इंग्लिश सीखने में। और कारण ये है कि डीप हमने पढ़ा नहीं होता है, तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी। स्पोकन इंग्लिश तो बहुत कुछ भी नहीं है, स्पोकन इंग्लिश तो बच्चों का खेल है। स्पोकन इंग्लिश बोलने वाली बिल्कुल कठिन नहीं है। कंपटीशन में क्या ऐसी चीज़ें निकाल के लाते हैं जहाँ स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हों, भाई उनका उद्देश्य क्या है? कंपटीशन कम करना। भाई इतने सारे बच्चे भरते हैं और इतना कैसे ही पेपर निकाल दें तो भी बच्चे 90-95 मारते हैं। लड़के भी तो कम नहीं हैं, लड़के मतलब लड़कियाँ भी, मतलब सभी स्टूडेंट्स, मतलब ठीक है, वो भी कम नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑन, जैसे कि देयर इज़ अ वॉल ऑन द टेबल, देयर इज़ अ वॉल ऑन द टेबल। देखो बॉल है टेबल पर, देयर इज़ अ बॉल ऑन द टेबल। आपसे कहें कि सिट ऑन द चेयर, ठीक है, सिट ऑन द चेयर, तो भी बात वही है, सिट ऑन द चेयर, सिट ऑन द चेयर। अब जैसे ये कह दिया जाए कि जैसे बॉल जंप्ड ऑन टू द सरफेस, या हम कहें बॉल जंप ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, या हम ये कहें बॉल जंप्ड ऑन टू, इकट्ठा लिखना पड़ेगा, ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। अब देखो थोड़ी सी अलग बात हो गई, हमने कहा बॉल जंप्ड ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। जैसे आप सीढ़ी पर खड़े हैं और मैं आपको कुछ सामान दे रहा हूँ, लेकिन आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप ज़्यादा नीचे खड़े हैं, मैं ऊपर हूँ, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कम ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, ये बोल सकता हूँ मैं आपसे, कम ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। कम ऑन द नहीं बोलेंगे, ऑन टू, ऑन तो वहीं स्थायी की अवस्था में होगा, तो मैं आपसे बोलूँगा कम ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप।
आप चूंकि हाथ से दे रहे हैं ऐसे, लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा, दूर पड़ रहा है, तो मैं बोलूँगा कम ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, है ना। अप स्टेप भी बोल सकते हो, अप स्टेयर या अप स्टेप। दरअसल सीढ़ियों को अप स्टेयर और डाउन स्टेयर बोलते हैं। जो सीढ़ियाँ ऊपर आती हैं उनको अप स्टेयर बोलते हैं, जो नीचे जाती हैं उनको डाउन स्टेयर बोलते हैं, ठीक है। अप स्टेयर और डाउन स्टेयर हिंदी में भी होता है, शायद अवतरणी और ऐसा कुछ एक शब्द होता है, अवतरणी और अवतारिका ऐसा कुछ एक शब्द है हिंदी में। किसी ने, कुमार विश्वास ने बताया था, कुमार विश्वास की कविता सुन रही थी, उसमें आया था अवतरणी का, ऊपर जाने को, नीचे वाली को अलग बोलते हैं। तो हिंदी में क्या है, सबके लिए अलग अलग शब्द हैं। इंग्लिश में क्या है, अप और डाउन लगा के काम चला लेते हैं। हिंदी में हर चीज़ का अलग शब्द होता है, ये अच्छी बात है। इनटू, इनटू क्या होता है, के अंदर। इनटू क्या होता है भाई, के अंदर, के अंदर। तो अपन ये देखेंगे कि इनटू भी के अंदर होता है और इन भी के अंदर होता है। तो अपन दोनों को एक साथ समझ लेते हैं, इन और इनटू को, ठीक है। देखो इसको मिटा दें, मिटाना ही पड़ेगा, देखो इन और इनटू दोनों का मतलब होता है के अंदर, के अंदर। अब देखें दोनों में क्या अंतर है, कोई चीज़ नहीं, हाँ, इनमें कोई चीज़ पहले से ही अंदर हो तो इसे क्या बोलेंगे, इन। मतलब कोई चीज़ पहले से अंदर हो तो उसे क्या बोलेंगे, इन, ठीक है। लेकिन इनटू क्या होता है कि कोई वस्तु मान लो पहले से अंदर ना हो, मान लो कोई वस्तु पहले से अंदर ना हो पर इधर से अंदर आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, इनटू। जैसे मान लो यहाँ से तुम इसमें मान लो पानी डाल दो यहाँ से, ठीक है, मान लो यहाँ से तुम इसमें पानी डाल दो जग से, तो क्या हो जाएगा, इनटू, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं पोर वाटर इनटू द पॉट। पॉट या जग, जो जो कुछ भी वस्तु मान लो, इसको पॉट मान लो, तो इनटू द पॉट, क्योंकि पानी जाएगा तो गति की अवस्था में जाएगा। तो कोई भी है तो दोनों का मतलब अंदर, लेकिन गति में रहेगा, इसको अपन लिख देते हैं गति, गति। जब गति की अवस्था में रहेगा तो क्या बोलेंगे, इनटू। जैसे कि जंप इनटू द रिवर, नदी में कूदोगे तो क्या होगा, जंप इनटू द रिवर, जंप इनटू द रिवर। इतना कन्फ्यूज़न है, जब आप पढ़ोगे ना डिटेल से, ध्यान से सुनो, बहुत कन्फ्यूज़न है। जब नाव चलती नदी में तो वहाँ भी ऑन द रिवर होता है कि इन द रिवर होता है, ये भी बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे नाव चल रही नदी में तो इन द रिवर होगा कि ऑन द रिवर होगा कि इनटू द रिवर होगा, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है इतनी इस चीज़ में। सोचते हैं अरे यार इन द रिवर, अपन सोचते हैं हाँ नदी में ही तो है, फिर बोला इनटू गति की अवस्था में, तो कोई ऊपर से तो नहीं फेंक रहा नाव को उसमें, वो भी नहीं आएगा। ऑन द रिवर होता है क्योंकि वो पानी के ऊपर चलती, तो ऑन द रिवर होता है। जबकि ऑन का मतलब हम क्या समझेंगे कि पूरी नदी के ऊपर, पानी से भी ऊपर, नदी बहुत बड़ा एरिया होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, हालांकि स्पोकन की दृष्टि से नहीं है ये, इतना मैं आपको नहीं बताता, उलझाता, वो तो मैं क्या है थोड़ा सा वो चल रहा है तो मैं आपको बता दूं थोड़ा डिटेल से, बाकी इतनी आवश्यकता है नहीं। जंप इनटू द रिवर, नदी में कूदो, है ना। फिर उसके बाद आता है नियर। नियर का मतलब होता है पास, लेकिन बहुत ज़्यादा पास नहीं, थोड़े पास, मतलब बहुत ज़्यादा पास भी नहीं कि बिल्कुल आपके बिल्कुल घर के बगल में, इतने पास नहीं, थोड़ा पास। जैसे हम बोलते हैं ना देयर इज़ अ वाटर, ठीक है, हम बोल देयर इज़ अ वाटर नियर बाय, यहीं आसपास कहीं पानी होगा नियर बाय, ठीक है। या नियर बाय बस स्टैंड, बस स्टैंड के आसपास। जैसे यू विल सर्च इट नियर बाय बस स्टैंड, तुम इसे, अच्छा नियर बाय भी एक शब्द आ रहा है, नियर बाय लगा के, ये तो अपन तीनों को समझ लेते हैं, नियर और नियर बाय, ठीक है। जैसे हम कहें कि मेरे घर के पास एक नदी है, तो हम कहते हैं देयर इज़ अ रिवर, देयर इज़ अ रिवर नियर माई हाउस, देयर इज़ अ रिवर नियर माई हाउस। जैसे कि एक रिवर है अपने गाडरवारा के पास ही, देयर इज़ अ रिवर नियर माई सिटी, देयर इज़ अ रिवर नियर माई सिटी। तो सक्कर नदी भी है और नर्मदा नदी भी है, तो नियर में ही आएगा ये, क्योंकि नर्मदा नदी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नियर ही है, ठीक है। फिर भी नियर का ज़्यादातर प्रयोग होगा 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक, ठीक है, ओके।
नहीं तो फिर सीधा दूरी बताना पड़ेगा, नहीं नियर के चक्कर में आदमी को पैदल पहुंचा दो, फिर बोले अरे बहुत दूर है यार, तूने बताया नहीं भैया। ओके, तो क्या हो जाएगा, देयर इज़ अ रिवर नियर माई हाउस। ठीक है, हम कहें देयर इज़ अ मार्केट या देयर इज़ अ हॉस्पिटल नियर माई कॉलोनी, ये भी हो सकता है, मेरी कॉलोनी के आसपास ही कहीं, मतलब एक आधा किलोमीटर पे हॉस्पिटल है। ठीक है, अब आता है, मैंने बोला नियर बाय। नियर बाय का मतलब होता है आसपास। क्या होता है, आसपास। अभी आ गया आसपास। जैसे कि हमने बोला, आपने कहा कि सर मोबाइल ठीक कराना है, कहीं कोई मोबाइल की दुकान है क्या, तो मैं बोल सकता हूँ देयर इज़ अ मोबाइल शॉप नियर बाय बस स्टैंड। तो हम ये बोल सकते हैं देयर इज़ अ मोबाइल शॉप नियर बाय बस स्टैंड। तो हमने ये बोल दिया कि हाँ बस स्टैंड के आसपास होगी यार, चल जाओ। ठीक है, देयर इज़ अ मोबाइल शॉप नियर बाय बस स्टैंड। बस स्टैंड के आसपास कोई मोबाइल शॉप होगी। ठीक, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब एक और देखते हैं हम उसमें प्रयोग। अगला है पास के लिए नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बिल्कुल पास। इसका मतलब हो जाएगा बिल्कुल पास, बिल्कुल पास। ठीक, अब कैसे, मान लीजिए मैंने कहा सी लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस। सी लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस, वह बिल्कुल मेरे घर के पास ही रहती है, मतलब मेरा ये घर और अगला घर उसका है, नेक्स्ट टू माई हाउस। ठीक है, जैसे सी लिव्स नेक्स्ट टू द टेम्पल, बिल्कुल वो मंदिर के बाद ही रहती है, मंदिर के पास ही रहती है, नेक्स्ट टू द टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट टू, तो उसके ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, इसका प्रयोग पास के लिए करते हैं। देखो क्या रहता है, जब भी हम कोई मशीन सुधारते हैं, खोलते हैं, तो बहुत सारे टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लेकिन रख लेते हैं सब लेके, सबकी एक साथ ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभार पड़ती, लेकिन सब सामान होना चाहिए ना, ये बात वैसे ही है। तो चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और, इसको ज़रा ऑफ करते हैं। अब जरा एक टेस्ट